हेलो एवरीबॉडी। आज वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट वेव्स जो होती हैं उनका नेचर होता है ट्रांसवर्स। कैसा होता है? ट्रांसवर्स इन नेचर। डायग्राम में देखिए, ट्रांसवर्स का द मीनिंग कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। लाइट जिस डायरेक्शन में जाती है उसके परपेंडिकुलर जितने भी पॉसिबल प्लेन्स हैं उसमें इसके कंपोनेंट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक वाइब्रेट करते हैं। दस द वेव कैन वाइब्रेट इन एनी प्लेन, यानी इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसके पास इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी। क्यों? इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर केवल ये दो ही थोड़े, और ही कितने ही इन्फिनाइट परपेंडिकुलर प्लेन्स हो सकते हैं इस ब्लैक लाइंस के परपेंडिकुलर। यस और नो? इस तरह की जो लाइट होती है इसको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। लाइट के नेचर के बारे में और जानना है तो EMW का जो हमने चैप्टर लिया है इसमें ट्रांसवर्स वेव को डिटेल में डिस्कस किया है। जिन्होंने नहीं किया इसे रेफर करें। फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट पर। फाइन। पोलराइज कैरी द मीनिंग कि अगर एनी हाउ इसके जो वाइब्रेशंस हैं किसी एक प्लेन में कन्फाइंड हो जाएं, एक ही प्लेन में आ जाएं, तो फिर वो पोलराइज लाइट कहलाएगी। अगर हर पॉसिबल डायरेक्शन में जो प्लेन हैं उनमें वाइब्रेशन रहते हैं तो वो कहलाती है अनपोलराइज लाइट। क्या कहलाती है? अनपोलराइज लाइट। फाइन। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पोलराइज और अनपोलराइज लाइट को? अनपोलराइज लाइट को अगर शो करना है तो इसके वाइब्रेशन को हर पॉसिबल डायरेक्शन में दिखा देते हैं, राइट? अच्छा, अगर टू डायमेंशनल प्लेन में केवल रिजॉल्व कंपोनेंट्स में दिखाना है तो उसे इस तरीके से दिखाते हैं। ब्लैक जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। एक तो ले दिया प्लेन ऑफ पेपर या स्क्रीन में वाइब्रेशन, जो एरो दिखाई दे रहे हैं वायलेट कलर के, और रेड डॉट हैं वो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन हो गया आपके। तो ये अनपोलराइज लाइट का रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, अगर प्लेन पोलराइज्ड हो लाइट और प्लेन ऑफ इंसिडेंस में हो केवल कंपोनेंट, तो अब ये देखिए इसमें से रेड डॉट को हटा दिया गया है, केवल ये वायलेट एरो आपको नजर आ रहे हैं जो कि किस में है? स्क्रीन के प्लेन में है। प्लेन ऑफ द पेपर कह सकते हैं आप इसको, है ना? आपकी कॉपी में यदि इनको बनाते हैं तो। और इसी प्लेन पोलराइज लाइट को हमें दिखाना है। प्लेन पोलराइज कैरी द मीनिंग एक ही प्लेन में वाइब्रेशन आ जाए। इस बार दिखाने जा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये डॉट, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर कोई वाइब्रेट करेगा तो इसी तरीके से डॉट्स केवल दिखाई देंगे। यस और नो? तो ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन है पोलराइज लाइट के। फाइन। अब हम जानेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, राइट? कैल्साइट एक क्रिस्टल हमने लिया। ये क्रिस्टल बेसिकली पोलराइजेशन का काम करता है, छानने का या फिल्टर करने का काम करता है। एक अनपोलराइज लाइट को जब हम पास ऑन करेंगे जिसके एक्सेस से पास होने वाला ये प्लेन PQRS जिसमें कि प्लेन बाहर आ जाते हैं। एक्सेस बेसिकली एक स्लिट का काम करता है, तो इस एक्सेस के पैरेलल जो कंपोनेंट होंगे वो बाहर आ जाएंगे इसके, राइट? तो ये कंपोनेंट कन्फाइंड हो गए कौन से प्लेन में? P, Q, R और S में। तो ये प्लेन कहलाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। फाइन। और इसके परपेंडिकुलर जितने भी प्लेन होंगे उसमें वाइब्रेशंस रुक जाएंगे अनपोलराइज लाइट के। जैसे कि प्लेन एक दिखाया है यहाँ पर EFGH, इसमें कोई भी कंपोनेंट या वाइब्रेशन नहीं होगा इस डायरेक्शन में। तो इसका कहने का मतलब है कि इस प्लेन में लाइट पोलराइज हो गई है, फिल्टर हो गई है, इसमें कोई कंपोनेंट नहीं रहा है। ये कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। फाइन। अब पोलराइजेशन किस किस मेथड से होता है, कैसे कैसे होता है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन मेथड से, राइट? एक इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। एक इंटरफेस हमने लिया XY जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, रेयर और डेंसर। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है रेयर के रेस्पेक्ट में। ये नॉर्मल प्लॉट कर दिया N एंड S।
अब मेलस द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इन्होंने ये चीज फाउंड किया कि जब ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट बोले तो अनपोलराइज्ड लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है किससे, ट्रांसपेरेंट मीडियम, दोनों ट्रांसपेरेंट है कि इंटरफेस से, दो मीडियम को अलग करने वाला इंटरफेस एक्स वाई, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो और यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है पार्शली प्लेन पोलराइज हो जाती है। इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेलस। कैसे समझिए, देखिए एक लाइट है, इंसिडेंट हो रही है, अनपोलराइज है क्योंकि दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट है इसके, दो एरो भी दिखाया है, डॉट भी दिखाया है, ये अनपोलराइज लाइट है। जब इसका रिफ्लेक्शन होता है, बेसिकली ये तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, लेकिन मेलस ने ऑब्जर्व किया जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है इसका, ये देखिए रिफ्लेक्टेड पार्ट, इसमें जो वाइब्रेशंस हैं केवल एक ही डायरेक्शन में कन्फाइंड हो गया। आप देखिए स्क्रीन के परपेंडिकुलर बस ये डॉट है वो रह गए हैं, एरो हट गए यहां से, राइट। तो ये लाइट है पार्टली पोलराइज हो जाती है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड पार्ट में ये एरो आ गए हैं, क्लियर है। फिर सेकंड साइंटिस्ट ब्रेवस्टर्स ने ये डिस्कवर किया, मेलस ने तो ये पाया कि अनपोलराइज लाइट का कुछ पार्ट है पोलराइज हो जाता है रिफ्लेक्शन के दौरान। ब्रेवस्टर ने देखा कि इसमें पोलराइजेशन का जो परसेंटेज है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा कि आपने आई कितना रखा है पर्टिकुलर, इसके पोलराइजेशन का परसेंटेज किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, फाइन। और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ब्रेवस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे इस आई को बढ़ाते हुए चले जाते हैं, वैसे वैसे पोलराइजेशन का परसेंटेज रिफ्लेक्टेड लाइट में बढ़ता हुआ चला जाता है। इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेवस्टर, फाइन, ओके। और जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है और इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो डॉट जैसे होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, आपकी स्क्रीन, प्लेन ऑफ द पेपर है ना, दिस इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इसके परपेंडिकुलर हो जाते हैं जब आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, फाइन। तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका ये वाला, ये आई क्या कहलाता है, आईपी कहलाता है, क्या कहलाता है, पोलराइजिंग एंगल कहलाता है, क्लियर है। तो यहीं से ब्रेवस्टर लॉ डेवलप हुआ। क्या है ब्रेवस्टर लॉ, देखिए अगर ये आईपी है तो ये भी आईपी होगा, भाई ये तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यू नो वेरी वेल, ये आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइन, ओके। ब्रेवस्टर ने एक चीज और नोटिस की कि जब ये कंप्लीटली पोलराइज होती है रिफ्लेक्टेड लाइट, उस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट ओबी और रिफ्रैक्टेड लाइट ओसी दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये सी ओ पी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इट्स ए ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेवस्टर, राइट। तो जरा देखिए कंप्लीट एंगल आईपी, दिस इज 90 एंड आर, इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। क्यों, ये तो एन ओ एन डैश पे बन रहा है ना, एक लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, क्लियर है। अब सीओबी की वैल्यू रख दे अपन 90 डिग्री, तो वी कैन से आईपी और आर का सम हो गया 180 माइनस 90, कैरी द मीनिंग 90 डिग्री, क्लियर है। तो यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई, इट इज 90 माइनस एंगल ऑफ पोलराइजेशन, क्लियर। आगे बात करते हैं, अब अप्लाई करते हैं कि बेसिकली तो रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का यहाँ, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं 1122। तो जिन्होंने भी स्नेल्स लॉ के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हमारी रे ऑप्टिक्स की जो सीरीज है नहीं देखा उसे रेफर करें, उससे काफ़ी आपको जानने को सीखने को मिलेगा, है ना, ओके। तो फिलहाल हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं स्नेल्स लॉ 1122, फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी आपका, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का म्यू, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लिख दिया, ठीक है। आईपी और आर में हमने रिलेशन देखा था कि आर क्या था 90 माइनस आईपी, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, राइट।
तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं sin i p और cos i p इक्वल टू म्यू, तो ये तो tan थीटा बन गया। इसी को क्या कहते हैं, ब्रेविस्टर्स लॉ। दिस इज नॉन एज द ब्रेविस्टर्स लॉ। तो ब्रेविस्टर्स लॉ क्लियर हो गया आपको, फाइन। नेक्स्ट मेथड ले रहे हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। इट्स ए नेचुरल फिनोमिनन कि लाइट नेचुरली कैसे पोलराइज होती है। अनपोलराइज लाइट जैसा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये अनपोलराइज लाइट है। जब नेचर में, एटमॉस्फेयर में ये आगे बढ़ती है और कुछ ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर जाए जिनका की साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर में हो, तो इट हैज बीन नोटिस्ड कि अगर हम इसी डायरेक्शन से वॉच करते हैं जिधर से लाइट आ रही है, तो ये अनपोलराइज्ड पाई जाती है, तो ये लाइट अनपोलराइज होती है। देखिए डायरेक्शन हर पॉसिबल डायरेक्शन में है। इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस अगर वॉच करते हैं, मीन्स इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में वॉच करते हैं, तो ये लाइट इस डायरेक्शन से देखते हैं आप, पोलराइज पाई जाती है। वाइब्रेशंस केवल एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां से इस डायरेक्शन में, ना तो यहां से देखें आपने, यहां से देखें, बीच में इस एरिया से कहीं देखें, तो फिर पार्टली पोलराइज लाइट नजर आती है। यहां से कहीं से देखते हैं अपन आती हुई लाइट, तो इट हैज बीन नोटिस कि लाइट पार्टली पोलराइज होती है, इट्स नॉट फुली पोलराइज। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो इस कैटेगरी में हम क्या देख रहे हैं कि अनपोलराइज लाइट जब नेचर में आगे बढ़ती है और ऐसे पार्टिकल, ऐसे मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करके स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग बोला तो बिखर जाना, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है लाइट। आप एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से अगर वॉच करते हैं इस डायरेक्शन से, तो लाइट आपको हमेशा पोलराइज मिलती है। द फिनोमिनन इज नॉन एज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। क्लियर है। नेक्स्ट प्रोसेस लेके चल रहे हैं पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। Nicol prism, Nicol is the name of the scientist, is used to gauge the polarized light from phenomenon of double refraction. इस प्रिज्म से हम डबल रिफ्रैक्शन कराएंगे। ये निकोल नाम दिया है एक्चुअली विलियम निकोल साइंटिस्ट के नाम पर, जिन्होंने इसमें बेसिक कंस्ट्रक्शन वर्क किया था, राइट। ये रॉ क्रिस्टल दिखाया है, फाइन, ओके। किया गया है उन्होंने, नेचुरली ऑकरिंग जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हम कैल्साइट कहते हैं या आइसलैंड स्पार कहते हैं, फाइन। निकोल प्रिज्म ऐसे बनाया जाता है, इसकी जो क्रिस्टल की लेंथ होती है 3 टाइम्स होती है विड्थ के कंपेयर में। विड्थ के कंपेयर में लेंथ कितनी होती है इसकी, विड्थ के कंपेयर में 3 टाइम्स रखी जाती है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके एंड्स को, इनके एंड्स को इस तरीके से ग्राउंड किया जाता है ताकि इसका एक एंगल तो 112 डिग्री हो जाए और दूसरा हो जाए 68 डिग्री, है ना। ऐसा एक पैरेललोग्राम बन जाए, एक तो 112 डिग्री और एक 68 डिग्री, वन थिंग। फिर अभी नहीं बना पूरा निकोल प्रिज्म। अब क्या करते हैं, इन क्रिस्टल को कट किया जाता है 2 हाफ में, कुछ ऐसा देखिए, ऐसा 2 हाफ में से कट कर लिया। कट करने के बाद छोड़ते नहीं है, इनमें एक पर्टिकुलर सीमेंट जिसे कहते हैं कनाडा बाल्सम, उनसे इनको दोबारा चिपका देंगे, जिससे कि 2 पार्ट हो जाएंगे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यहाँ एक सीमेंट लगाने जा रहा है, ये कनाडा बाल्सम से दोनों क्रिस्टल को चिपका दिया, फाइन। अब ये जो बन गया है ये कहलाता है निकोल प्रिज्म, एक बात, फाइन। अब इस निकोल प्रिज्म का यूज एज ए पोलराइजर भी हो सकता है और एनालाइजर भी हो सकता है। देखिए आप कैसे पोलराइजेशन करेंगे इससे। निकोल प्रिज्म पर जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है तो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जो स्प्लिट ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, जब इससे अनपोलराइज्ड लाइट पास होती है, राइट, तो इसमें होता क्या है, इससे पास होने पर ये 2 पार्ट में बट जाती है, ओ लाइट और ई लाइट। ओ कैरी द मीनिंग ऑर्डिनरी लाइट, ई कैरी द मीनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में पोलराइज होती हैं जब इनका रिफ्रैक्शन होता है किससे, निकोल प्रिज्म से। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि अनपोलराइज्ड लाइट जब निकोल प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है तो ये 2 लाइट्स में बाइफरकेट हो जाती है, ओ लाइट एंड ई लाइट। ओ बोले तो ऑर्डिनरी लाइट कहलाता है,
ई लाइट बोले तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट, और दोनों के वाइब्रेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। एक काम तो ये होता है, राइट। आफ्टर दैट देखिए किस तरीके से हो रहा है, एक बार दोबारा देख लें इसको। ये वाइब्रेशन दिखाए हर पॉसिबल डायरेक्शन में, ये प्लेन में और प्लेन के परपेंडिकुलर। अब जैसे ही इससे रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, तो एक तो ई रेज में बढ़ जाता है, ई रेज में स्क्रीन के पैरेलल है कंपोनेंट, और ओ रे बोले तो दैट्स अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है आपका, राइट। ओके, आफ्टर दैट some such crystal have a property of absorbing the ordinary and extraordinary light unequally। ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट का एब्जॉर्प्शन अलग अलग एक्सटेंट में करते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डाइक्रोइज्म, और क्रिस्टल जो ऐसी प्रॉपर्टी को रखते हैं डाइकोरिक कहलाती है प्रॉपर्टी इनकी। फाइन, ऑन नॉट ओनली द कैल्साइट क्रिस्टल्स से जो निकोल प्रिज्म बनाया है, टूरमैलाइन में भी होता है। नेक्स्ट, ये क्या करता है, ओ लाइट को एब्जॉर्व करता है और ई लाइट को ट्रांसमिट करता है। कौन, टूरमैलाइन क्रिस्टल। ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसको क्या कहते हैं, डाइकोरिक। फाइन, ओके। तो आप देखिए ई लाइट है उसको जाने दे रहा है, ओ लाइट को यहां से इसने टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर दिया है। In this method, ordinary ray are eliminated by the total internal reflection। ordinary जो रे है आपका, ओ रे है, वो एलिमिनेट हो गई है, इसमें नहीं जाने दिया है, इसने एब्जॉर्व कर लिया है बेसिकली, राइट, पूरी तरीके से। सेकंड पार्ट ने केवल ई रे को जाने दिया है, और एक्सटर्नल रे जो है आपकी ई रे है, दैट इज ओनली अलाउड टू पास थ्रू। तो ये जो पास हो रही है लाइट आपकी, ये कौन सी है, पोलराइज्ड लाइट। तो देखा हमने निकोल प्रिज्म से कि डबल रिफ्रैक्शन से कैसे पोलराइजेशन हो रहा है। फाइन, लॉ ऑफ मैलस, इंपॉर्टेंट लॉ। मान लीजिए क्रिस्टल का एक प्लेन है जिसको हम कह रहे हैं प्लेन ऑफ पोलराइजर। फाइन, एक दूसरा क्रिस्टल का एक्सिस है जिसे कह रहे हैं प्लेन ऑफ एनालाइजर। एक ही क्रिस्टल, एक ही जो क्रिस्टल होता है पोलराइजर एनालाइजर दोनों की तरह से बिहेव करता है, चाहे वो निकोल प्रिज्म हो या कैल्साइट जैसे क्रिस्टल्स हों। एक बात है ना। मान लीजिए इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल है थीटा। ओके, अब लाइट इस पर आपने इंसिडेंट की है ना, तो प्लेन ऑफ पोलराइजर पर जो लाइट आ रही है, मान लीजिए उसका एम्पलीट्यूड ए है, एक्सिस के लॉन्ग जो पास हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए। तो पोलराइज होकर कितना आ रहा है, ए आ रहा है, राइट। इसके दो कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं, एक तो प्लेन ऑफ एनालाइजर में ले सकते हैं, तो वो हो गया ए कॉस थीटा, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एनालाइजर जो हो गया ए साइन थीटा, कोई इशू नहीं है। फाइन, अब जो भी लाइट है वो पास ऑन होगी प्लेन ऑफ एनालाइजर से, आप यहाँ से वॉच कर रहे हैं, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना पास ऑन हो रहा है, ए कॉस थीटा। फाइन, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो एनालाइजर से पास होने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ए कॉस थीटा के स्क्वायर के। कोई इशू नहीं है। तो वी कैन से आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दें के, तो इट कम्स आउट टू बी के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। के स्क्वायर इंटेंसिटी जो पोलराइजर से मिल रही थी पोलराइज होकर, वो आई नॉट हो गई पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी। तो मेलस लॉ बना हमारा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। एज ए स्टेटमेंट इसको कैसा कहते हैं कि आई प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या, प्लेन ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर के बीच के एंगल के कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी जो एनालाइज जाएगी। तो हम कैसे बोलते हैं इसको, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिट जो हो रही है यहाँ से, वेराइज इज द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स ऑफ ट्रांसमिशन। किसके प्लेन, पोलराइजर का प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन और एनालाइजर का प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन के बीच के एंगल का। क्लियर, तो दिस इज नॉन एज द लॉ ऑफ मैलस। ठीक है, इस लॉ ऑफ मैलस को कैसे काम में लेते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं। हमने लॉ ऑफ मैलस देखा कि आई ओवर इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब एक केस ले लेते हैं कि थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री, तो कॉस 90 तो जीरो होता है, तो यहाँ यदि आपने रख दिया 90, तो ये तो इंटेंसिटी आने वाली तो जीरो हो गई है। तो इट कैरीज अ मीनिंग कि व्हेन प्लेन ऑफ एनालाइजर
इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ पोलराइजर, दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनालाइजर इज जीरो। अब एनालाइजर से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी, ट्रांसमिट होने वाली इंटेंसिटी कितनी वाली, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, परपेंडिकुलर होते ही, है ना, पूरा रोक देगा परपेंडिकुलर होते ही तो, राइट। लेकिन अगर थीटा वो 0 डिग्री है 180 डिग्री, अब कॉस थीटा 0 तो 1 और 180 है -1, उसका स्क्वायर करेंगे वो तो 1 हो जाएगा, ये सो नो, है ना। तो इंटेंसिटी पूरी पूरी मिलने वाली है, यहाँ रख दें अपन, है ना, राइट। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यदि प्लेन ऑफ एनालाइजर इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पोलराइजर, थीटा 0 या 180 है, तो इस केस में तो पैरेलल हो गया ना। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनालाइजर इज इक्वल टू दैट विच फॉल ऑन द पोलराइजर। जितनी पोलराइजर पर फॉल हुई थी उतनी ही एनालाइजर से ट्रांसमिट होने वाली है, राइट। तो आप देखिए थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, 0 डिग्री पर पूरी मैक्सिमम, 180 डिग्री तो मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करती है इंटेंसिटी जो कि एनालाइजर से पास ऑन होती है, फाइन। अब एक ऐसा केस ले लें कि लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं अनपोलराइज किसी एक क्रिस्टल, उसको एनालाइजर कहते हैं अपन, है ना। तो उस केस में केवल एवरेज लाइट की इंटेंसिटी बाहर आती है, कैसे, मैथमेटिकली देखें। मेलिस लॉ कहता है I = I0 cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रिग्नोमेट्री से हम लिख सकते हैं हाफ 1 + cos थीटा। और एक साइकिल में, एक साइकिल क्यों, थीटा 0 से पूरा हम लेके चलेंगे, है ना, पूरा एक साइकिल 360 डिग्री, है ना। तो जब हम cos 2 थीटा का एवरेज लें किसी भी हार्मोनिक फंक्शन sin थीटा या cos थीटा का, एक साइकिल में एवरेज लेते हैं तो वो कितना होता है, 0। क्यों, जितनी प्लस वैल्यू होती है उतनी माइनस वैल्यू होती है उसकी, ये सर नो, तो 0 हो गया। तो ऐसे केस में जो इंटेंसिटी है हाफ आती है, अनपोलराइज लाइट की हाफ इंटेंसिटी छनकर बाहर आती है। तो हम ध्यान रखेंगे इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम एनालाइजर इज हाफ द इंसिडेंट लाइट ऑन द एनालाइजर, क्लियर है। अब पोलराइड्स क्या होते हैं, फाइन। कैल्साइट क्रिस्टल है, ऐसे दूसरा टूर्मेलाइन क्रिस्टल है, ये cannot be used to producing the plain polarized light beam of the light of the large cross section। large cross section area को पोलराइज नहीं कर सकते, क्यों कि नेचर में बहुत बड़े क्रिस्टल नहीं मिलते हैं, ये पिन टाइप क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बारीक बारीक, है ना, ऑल पिन जैसे, कैल्साइट और टूर्मेलाइन। और आपको चाहिए बहुत लार्ज एरिया में लाइट, पोलराइज लाइट, राइट। तो अब एक लिमिटेशन हो गई, अभी तक जो जितनी बात की हमने इन क्रिस्टल के भी ऑफ पर की, कैल्साइट, टूर्मेलाइन, तो ये बहुत लार्ज क्रॉस सेक्शन में मिलते नहीं हैं। तो लार्ज क्रॉस सेक्शन मतलब एप्लीकेशन वाले पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लार्ज क्रॉस सेक्शन में लाइट को पोलराइज नहीं कर पाएंगे इन क्रिस्टल की मदद से। तो फिर क्या करते हैं, तो पोलराइज्ड और लार्ज साइज मैन्युफैक्चर्ड पोलराइजिंग फिल्म केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्लेन पोलराइज बीम। तो इसके लिए पोलराइजिंग फिल्म बनाई जाती है लार्ज क्रॉस सेक्शन की। वो कैसे, मदद इन क्रिस्टल की ली जाएगी, है ना, आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। ये क्रिस्टल एक लेयर पर बिछा देते हैं बहुत सारे, हैं, या आजकल कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल भी ले लिए गए हैं, जैसे कि वन टाइप ऑफ द पोलराइड कंसिस्ट ऑफ द थिन लेयर ऑफ टाइनी नेडल टाइप क्रिस्टल्स होते हैं, हार्पेथाइट, जिसका कि केमिकल नेम है आइडोक्विनिन सल्फेट, और वो इस तरीके का होता है। लार्ज क्रॉस सेक्शन में अगर लाइट को पोलराइज करना है तो ये फिल्म जो बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइड कहते हैं, जिसका कि हमारे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, राइट। जैसे कुछ देख ले हम सनग्लासेस में। अब लाइट यूजुअली स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, आपको पता है चकाचौंध होती है लाइट का, है ना। व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्लैट सरफेस इट टेंड्स टू बिकम द पोलराइज्ड। जब भी फ्लैट सरफेस जैसे सड़क से लाइट आ रही है आपकी आंखों में, राइट, तो चकाचौंध होती है, तो हर डायरेक्शन में होती है, वर्टिकल प्लेन भी है और ये भी है ना। तो ये अनकंफर्टेबल फील होता है, अनोइंग होता है, और कई बार ये इंटेंसिटी बड़ा डेंजरस होती है अगर हाईवे पे आप चल रहे हैं, इससे हमारी विजिबिलिटी रिड्यूस होती है। तो फिर सनग्लासेस पे अगर पोलराइड लगा हो तो ये क्या करता है, ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनको रोकता है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट को
ये फिल्म जाने देती है, पोलराइड्स जाने देती है। तो पोलराइड्स आर यूज्ड इन सनग्लासेस टू कट ऑफ द ग्लेयर। ग्लेयर कब होता है? जब दोनों डायरेक्शन में ये कंपोनेंट आते हैं, है ना। रिफ्लेक्ट बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब नहीं जैसे सड़क से आ रहा है ना। फाइन, वन ऑफ द यूज। सेकंड, द ग्लास विंडो ऑफ द एयरप्लेन्स। अब एयरप्लेन तो ओपन स्काई में होते हैं, वहां कितना चकाचौंध होगा, हर डायरेक्शन से वाइब्रेशंस हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि पोलराइड आर यूज्ड इन ग्लास विंडो ऑफ द एयरप्लेन। अब यहाँ देखो लार्ज क्रॉस सेक्शन। अब आप खुद सोचो कि उसका जो विंडशील्ड होगा, ग्लास विंडो होगा, कितना बड़ा होगा एयरप्लेन का, तो वहाँ इतनी बड़ी चाहिए, तो वहाँ पर पोलराइड फिल्म को यूज किया जाता है, जो कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग द एयरप्लेन के अंदर। फाइन। 3D पिक्चर एंड मूवीज कैसे दिखाई देती हैं आपको? बेसिकली होता क्या है कि स्टीरियोस्कोपिक 3D प्रोजेक्टर्स होते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं पेयर ऑफ सेपरेटली पोलराइज राइट एंड लेफ्ट टू डायमेंशनल इमेजेस। राइट एंड लेफ्ट टू डायमेंशनल सेपरेटली करते हैं। अब व्यूअर जो भी देखने वाला होता है, जब भी व्यूइंग ग्लास, पोलराइज व्यूइंग ग्लासेस को पहनता है, तो होता क्या, राइट आई राइट व्यू को देखती है और लेफ्ट आई लेफ्ट व्यू को देखती है, और उस देखने वाले का विजुअल सिस्टम दोनों इमेजेस को फ्यूज करता है, राइट एंड लेफ्ट को, जिससे कि इमेज की डेप्थ और सॉलिडिटी नजर आती है, अर्थात 3D व्यू नजर आता है। फाइन। नेक्स्ट, फोटोग्राफिक कैमरास। पोलराइज का यूज होता है एज ए फिल्टर। फिल्टर करता क्या है कि अनपोलराइज लाइट है, जैसे ही पोलराइजिंग फिल्टर से पास ऑन होती है तो केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस आते हैं, तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होती है। इस फिल्टर जो कि पोलराइड हैं, एक्चुअली कहाँ मिलते हैं? अच्छे फोटोग्राफिक कैमराज के अंदर, है ना। इंप्रूव द कलर कॉन्ट्रास्ट, जहाँ भी बढ़ाना है, जैसे कि पुरानी कोई ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स आपकी हैं, है ना, तो आप देखिए पोलराइड का यूज करके इसके कलर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया गया है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द पोलराइड। आजकल जितनी भी एलसीडी स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पर चाहे आप मोबाइल या अपने पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम पर देख रहे हैं एलसीडी स्क्रीन, उन पर पोलराइड फिल्म होती है ना। चाहे वो कैलकुलेटर हो, वॉचेस हो, मॉनिटर, लैपटॉप हो, जो कि एलसीडी स्क्रीन का यूज करते हैं, वहां पर पोलराइड का यूज किया जाता है। फाइन। चलिए अब देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू द ग्लास 57 डिग्री, एयर से ग्लास में जा रहा है, द रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। इफ द सेम बीम इज इंसिडेंट फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा एट विच रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एयर टू ग्लास गया तो इसका मतलब म्यू जी बाई म्यू है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, एयर का 1 कह दिया तो 1.5 आया। सेकेंड केस में वाटर टू ग्लास जा रही है लाइट, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू 3/2/4/3, तो ये हो गया 9/8 1.1। तो आप देख सकते हो एयर टू ग्लास गया तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा है, यस और नो? लेकिन हमने देखा था ब्रूस्टर्स लॉ में कि म्यू क्या होता है, tan थीटा के बराबर है। म्यू ज्यादा है तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, किसके लिए? एयर टू ग्लास, यस और नो? तो एयर टू ग्लास गया था तो 57 डिग्री था, वाटर टू ग्लास हमको चाहिए, मान लेते हैं ये आपका कोई थीटा, तो यानी ये ज्यादा है 57 डिग्री थीटा से। तो आप खुद से बताइए कि विच वन इज द करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा, है? अब बताओ कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है करेक्ट यहां पर? क्या ये वाला है? यस, थर्ड वाला। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, पोलराइजिंग एंगल फॉर वाटर 53 डिग्री फॉर मिनट, ठीक है। if light is incident at the surface of the water and reflected, the angle of refraction कितना होगा? याद करो आर और आईपी में क्या रिलेशन था,
क्या 90 डिग्री थे दोनों का सम? यस। तो आर की वैल्यू क्या होगा? 90 माइनस आईपी, एंगल आईपी। क्लियर है? रख दें। अब इसको माइनस, बात छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ मिस्टेक होती है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले 90 डिग्री को ऐसे लिखो 89 डिग्री 60 मिनट्स, है ना। इसमें से माइनस करेंगे 53 डिग्री 04 लिखो, इसको 4 लिखो गलत हो जाएगा, है ना। हाँ, क्योंकि तो 4 मिनट है, 40 मिनट थोड़ी है। राइट, इसको माइनस करते हैं अपन। तो करके देखो एक बार पॉज करके, क्या ही आएगा? 36 डिग्री 56 मिनट आया ना? चेक करो जरा, आएगा? राइट। तो ये हो गया आर 36 डिग्री 56 मिनट। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? क्या ये थर्ड वाला करेक्ट है? यस इट इज। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम 60 डिग्री है। तो बताइए क्रिटिकल एंगल क्या है? अब देखिए इसमें दो चैप्टर इन्वॉल्व हो गए आपका। एक तो हो गया आपका ये पोलराइजेशन वाला, राइट, और एक रिफ्रैक्शन का, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये भी पूरा एक सीरीज है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा, आप रेफर करना चाहें तो इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं सेपरेटली, तो आप उसे रेफर कीजिएगा, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ब्रेवस्टर लॉ कहता है कि tan IP म्यू के बराबर होता है, और आपको ये IP दे रखा है कितना है? 60 डिग्री। तो म्यू हमारे पास आ गया कितना है? √3। अब क्रिटिकल एंगल, अब मुझे याद करके बताओ, साइन सी क्या 1/μ था? यस, है ना। इसे रेफर कीजिएगा। ओके, तो अब म्यू की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। म्यू की वैल्यू रखोगे √3, तो कितना आने वाला है भाई? 1/√3, है ना। तो सी की वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्थ वाला। क्लियर है वाली बात? फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू निकल्स आर ओरिएंटेड with their principal planes makes an angle 60 degree. The percentage of incident polarized light which passes through the system, अब सिस्टम से कितना परसेंटेज अनपोलराइज्ड लाइट का पास हो रहा है ये पूछा गया आपसे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर कितना आ रहा है? ये हमने देखा था टोटल का हाफ होता है अगर अनपोलराइज्ड लाइट होती है, एवरेज इंटेंसिटी आती है। पहली स्टेप तो ये, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। परसेंटेज में बात चल रही है, अपन टोटल को 100 मान लेते हैं, राइट। तो सीधा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 100/2। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि हमारे एनालाइजर पर जो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट है वो कितनी आएगी? 50। ठीक है, एक बात, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मेलस लॉ लगा लेते हैं। वो क्या था? I = I0 cos स्क्वायर थीटा। अब वैल्यूज हमारे पास I0 कितना है? 50 लेना है, 100 नहीं लेना है ना। थीटा कितना है? 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई 1/4, कट कर दें इसको तो 12.5। तो ये हमारे पास आ गया, कितना आया भाई? 12.5। 12.5 आ गया। हम 100 से स्टार्ट किया था हमने, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन होगा क्या? यस, 12.5% है इस सिस्टम से पास ऑन होगा इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट का। क्लियर है एवरीबॉडी? एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी है 32 वाट पर मीटर स्क्वायर, 32 वाट पर मीटर स्क्वायर, passes through the three polarizers, तीन पोलराइजर से पास हो रहा है, such that the transmission axis of the first and second polarizer makes the 30 degree. पहला और दूसरा कितना बना है? 30 degree with each other. And the transmission axis of the last यानी थर्ड, वो फर्स्ट के साथ क्रॉस मार्क बना रहा है। क्रॉस का मतलब 90 डिग्री बना रहा है फर्स्ट के साथ। तो इंटेंसिटी ऑफ फाइनल इमर्जिंग लाइट क्या होगा? इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। पहला क्रिस्टल लिया हमने, ठीक है। दूसरा जो पोलराइजर है वो 30 डिग्री पर, तो दूसरे को मैंने 30 डिग्री पर ये ले लिया, ये 30 डिग्री, ये दोनों के बीच का एंगल। क्लियर है ये? अच्छा, अब जो लास्ट वाला है फर्स्ट के साथ क्रॉस बना रहा है, इसका मतलब ये देखो फर्स्ट और लास्ट वाला 90 डिग्री पे बना दिया हमने, राइट। ओके, तो ये सिचुएशन है। तो आप अपने को ये जरूरत पड़ेगा ये वाला एंगल,
तो क्या ये 60 डिग्री आएगा, चेक कर लो। ये 30 है आपका, ये 90, तो ये 60 हुआ। क्या ये भी ऑल्टरनेट एंगल, ये भी 60 होगा ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, फाइन। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आई नॉट लाइट है अनपोलराइज जो, तो फर्स्ट टाइम यहाँ से निकलेगी तो पहले तो एवरेज आने वाली है यहाँ पर। पहले इनका नाम देते हैं, इसको अपन I1 कह देते हैं, यहाँ आई जो है फर्स्ट के बाद में, सेकंड से जो निकलेगी उसको I2 कह देते हैं, और फाइनली जो निकल के आएगी उसको हम I3 कह देते हैं। तो सबसे पहले I1 की वैल्यू क्या होगी, I0/2, ये सो है ना। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है मेलस लॉ से रिलेटेड, जब क्वेश्चन करते हैं नहीं तो मिस्टेक होता है, ध्यान रखें। जब भी अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होगी तो एवरेज आएगा बाहर। तो पहले आप हाफ करें इसका, 32/2 यानी 16 वाट पर मीटर स्क्वायर, एक बात, राइट। I1 आ गया। अब ये पोलराइज हो चुकी है, अब मेलस लॉ डायरेक्ट लगा सकते हैं, और I2 चाहिए अपने को। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मेलस I1 और I2 में मेलस लॉ लगाते हैं। I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक बात है, वैल्यू रख दें 16 cos स्क्वायर 30 डिग्री, फाइन, ओके। cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो इट इज 3/4, राइट। ये 4 से कट कर दें इसको, तो I2 कितना आ गया हमारे पास, 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो अभी तो यहीं पर आए अपन, हमें चाहिए I3। तो अब I2 और I3 में मेलस लॉ अप्लाई कर सकते हैं अपन, राइट। लगाते हैं, I2 आ गया 12, तो ट्रांसमिशन थ्रू द थर्ड पोलराइजर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मेलस I3 = I2 cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए इन दोनों के बीच, दोनों के एक्सेस के बीच का एंगल कितना है इस बार, 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री काम लगे। cos 60 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात, राइट। तो आप बताओ कितना आंसर आएगा, 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो क्लियर हो गया पोलराइजेशन, इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।